गुड इवनिंग भाई सभी को। इनकम मेथड जो है हमारा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इनकम मेथड में ध्यान देंगे आप, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो जो हमें समझनी है, लेकिन हर एक चीज पे जितना ज्यादा आप ध्यान दोगे, जितना अच्छे से समझोगे आप, उतना फायदा रहेगा, ठीक है। तो देखिए, इनकम मेथड है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड होता है। इसमें तीन चीजें होती है। सबसे पहले सीओई प्लस, उसके बाद ओएस प्लस एमआई, प्लस कह रहा हूँ प्लस प्लस, ठीक है, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, ठीक है। तीन चीजों को जब आप ऐड करते हो, इन तीन की वैल्यूज को आपको क्वेश्चन में ऐड करना होगा, सिंपल, और फिर तीनों को ऐड करके एनडीपीएफसी बन जाएगा। आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जब भी गए क्वेश्चन, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर लोगे, एनडीपीएफसी से एनपीएफसी कन्वर्ट कर लेना, बस हो जाएगा क्वेश्चन। तो सिंपल, इन तीनों की वैल्यू मान लो, इसकी वैल्यू 100 दी है क्वेश्चन में, इसकी 50 दी है, इसकी 20 दी है, ठीक है। 100, 50 और 20 कितना हो गया, देखो 100, 50 और 20, ठीक है, कितना हुआ 170। तो एनडीपीएफसी कितना आ गया, ये आ गया 170, ठीक है। बस इतनी सी बात है, समझ में आ रहा है, सिंपल सी चीज है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए कंडीशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो एक एक कंडीशन हमें समझनी है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझनी है। सबसे पहले, अगर क्वेश्चन में सीओई नहीं दिया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सीओई नहीं दिया है तो सीओई को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, फिर क्वेश्चन में और चीजें दी होंगी वो ढूंढनी है हमें, ठीक है। जैसे सीओई के तीन पार्ट होते हैं। पहला वेजेस इन कैश, दूसरा होता है वेजेस इन काइंड, तीसरा होता है एम्प्लॉयर, EMPLOYER। स्पेलिंग क्यों बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयर लिखा है यहाँ, एम्प्लॉय नहीं लिखा भैया, ध्यान दीजिएगा। EMPLOYEE एम्प्लॉय होता है, और ये एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर मतलब जो नौकरी दे रहा है वो, और एम्प्लॉय जो नौकरी करने जा रहा है वो किसी और के यहाँ। तो एम्प्लॉयर लिखा है, एम्प्लॉय नहीं लिखा है। क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलती होती है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर पढ़ते टाइम ही गलती करते हैं। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, या शॉर्ट में SSS कह देते हैं इसको, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो क्या क्या चीजें इसमें आएंगी वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो वेजेस इन कैश मतलब देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब कहीं भी नौकरी करोगे तो बदले में क्या क्या मिलता है आपको, ठीक है। कहीं नौकरी करोगे या तो पैसा मिलेगा, फैसिलिटीज मिलेंगी, या फिर और कुछ स्कीम्स होती हैं वो मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, है ना। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। देखिए, तो हम नौकरी करेंगे तो क्या क्या तीन चीजें मिलती हैं। अब वेजेस इन कैश मिल रहा है मतलब आप काम करोगे तो बदले में सैलरी मिलेगा, ठीक है, सैलरी मिलेगा, सैलरी मिलेगा एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगा। या फिर आप समझ लीजिए कि वेजेस मिलेगा, ठीक है। सैलरी यानी तनख्वाह होती है, वेजेस मतलब मजदूरी होती है, ठीक है, इसका मतलब होता है मजदूरी, तो ये मिलेगा। या फिर आप काम करोगे बदले में कमीशन मिलेगा आपको, कमीशन समझते हैं हम लोग, ठीक है, कमीशन मिलेगा। या फिर आप समझ लीजिए बोनस मिलेगा आपको, ठीक है। या फिर अलाउंसेस, अलाउंसेस के नाम से कुछ भी लिखा मिल जाए आपको, ठीक है। अलाउंसेस के नाम से, अलाउंस होते हैं भत्ते हिंदी में गए तो, मतलब जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, बहुत सारे अलाउंस होते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम, ठीक है, आप पढ़ रहे हो और आपको इनकम टैक्स वगैरह आगे पढ़ोगे तो अलाउंस वगैरह पढ़ने मिलेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन वगैरह में, मास्टर्स में कभी। लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, जैसे आपको कंपनी ने किसी मीटिंग के लिए भेजा, आपको मान लीजिए कहीं पर उत्तराखंड भेजा, तो वहां पर आने जाने का खर्चा कंपनी देगी, तो अलाउंस हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, समझ रहे हो। तो ऐसे मतलब कंपनी आपके कुछ कुछ चीजों का खर्च उठा रही है, ठीक है, तो अलाउंस हो गए, ये बात होती है, ठीक है। वेजेस इन कैश, कभी भी आपको सैलरी लिखा मिल जाए तो उसको सीओई में डाल दो, वेजेस लिखा मिल जाए तो सीओई में डालना उसको, कमीशन लिखा मिल जाए तो सैलरी में डाल दो, बोनस लिखा मिल जाए तो सैलरी में डाल दो, अलाउंस लिखा मिल जाए तो सॉरी सीओई में डालने इन सबको, ठीक है। सैलरी, वेजेस, कमीशन, बोनस, अलाउंस कुछ भी दिख जाना उन सबको उठा के सीओई, इनको जोड़ जोड़ के सीओई बनाते जाओ। फिर हो सकता है वेजेस इन काइंड दिया हो आपको, वेजेस इन काइंड मतलब फैसिलिटीज की बात हो रही है, सारी फैसिलिटीज। हो सकता है आपको कंपनी ने हाउसिंग फैसिलिटी दी है, कंपनी ने कार फैसिलिटी दी है, बच्चों के पढ़ने की फैसिलिटी दी है, मेडिकल फैसिलिटी दी है। तो जितनी भी तरह की कंपनी फैसिलिटी देगी आपको, वेजेस इन काइंड होता है, ठीक है। तो उनकी वैल्यू जो भी दी होगी वो आपको उठा के सीओई में ऐड करनी है, ठीक है। जो जो चीजें दी हैं इनको ऐड करके सीओई बनाते जाना है, ठीक है। कंपनी जितनी भी फैसिलिटीज वगैरह आपको दे रही है, क्यों,
क्योंकि कंपनी ने आपको मान लो हाउसिंग फैसिलिटी दी, आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, कंपनी ये फैसिलिटी दे रही है, तो आपका पैसा बच गया। तो आपके लिए जो पैसा बच गया वो इनकम होता है एक तरह से, पता है, ये तो इनकम हो ही रही है, काम करने के बदले कमाओगे आप, बोनस कमीशन वेजेस सैलरी कमाओगे, लेकिन कहीं मतलब आप किराए पर रहोगे, 5,000 रुपए किराया दोगे, तो कंपनी बोली आप मत दो, हम किराया दे देंगे, आपके 5,000 बच गए, वो तो आपकी इनकम हो गई ना एक तरह से। तो कोई कार की फैसिलिटी है, आप रोज जो है बस से आते थे, महीने का 3,000 रुपए खर्चा आता था बस से आने का आपको ऑफिस, कंपनी ने आपको एक गाड़ी दे दी, पूरा गाड़ी का खर्चा पेट्रोल का सब कंपनी उठा रही है, आपके 3,000 बच के, वो इनकम एक तरह से आपकी। तो इसलिए सारी सारी है ना फैसिलिटीज इसमें आती है सीओई में, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब क्या, अगर आपको पेंशन मिल रही है, अगर आपको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, ठीक है, या ग्रेचुइटी, ये नाम मिले, अगर नाम याद कर लो बस, ठीक है। ये होते क्या है, बहुत टेक्निकल चीजें हैं, आपको बहुत समय लगेगा, मतलब एक आइडिया चाहिए तो मैं दे दूंगा अभी, लेकिन पेंशन, प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी ये अगर दिख रहा है तो सीओई में उठा के ऐड कर दो। तो इतनी सारी चीजों में कुछ भी अगर मिलता है तो उन सबको जोड़ जोड़ के सीओई बनाना, और जो सीओई आएगा वो यहाँ पर रख देना, ठीक है, पहला काम। अब देखो पेंशन क्या होता है, ये तो आप समझते ही हो, नौकरी खत्म होने के बाद क्या होता है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आपको मिलता रहता है, ठीक है, रिटायर होने के बाद तो पेंशन होती है। प्रोविडेंट फंड क्या है, आप जिस दिन से नौकरी करना शुरू करते हो, हर महीने आपकी तनख्वाह में से जो आपका, ठीक है, सैलरी, उसमें से कुछ रुपए कटा, मान लो 2,000 रुपए कटा, तो वो, ठीक है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस जनरल आपको समझ में आ चीज इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, 2,000 रुपए कटा तो आपके अकाउंट से, तो एक कंपनी के पास कंपनी प्रोविडेंट फंड बना के रखती है, कंपनी क्या पैसे के सबके अकाउंट बना के रखती है, ठीक है, जितने एम्प्लॉई हैं, मान लो आपका नाम है राम, तो आपके नाम से एक अकाउंट बना दिया कंपनी, इसमें 2,000 रुपए आपकी सैलरी के काट के कंपनी जमा कर दी प्रोविडेंट फंड में, और 2,000 रुपए कंपनी भी जमा करेगी, तो टोटल एक महीने में 4,000 रुपए। जितना प्रोविडेंट फंड आप अपने अकाउंट से कटवाओगे, अपनी सैलरी से कटवाओगे, उतना ही कंपनी भी देगी, तो टोटल प्रोविडेंट फंड 4,000 होता है, समझ रहे हो। तो आप एम्प्लॉय ने कितना प्रोविडेंट फंड दिया, 2,000, और उतना ही एम्प्लॉयर भी देगा, कंपनी भी उतना ही देती है, तो एम्प्लॉयर ने भी देगा 2,000, समझ रहे हो। ये एम्प्लॉय एम्प्लॉय वाला फंडा क्या है, कहने का मतलब क्या है, एक गुल्लक है, ठीक है, उसमें आप 1 रुपए डालते हो तो आपकी मम्मी भी 1 रुपए डालती है, मम्मी ने कहा जितने तुम डालोगे उसके डबल हम डालेंगे, उतने ही हम भी डालेंगे, आपने फिर 5 का डाला तो मम्मी ने 5 रुपए और डाल दिए, बस ये वाला सिस्टम होता है। तो आपके नाम से प्रोविडेंट फंड बन जाता है कंपनी में, हर महीने आपकी तनख्वाह से कुछ रुपए कटता है, ऐसे 1,000 2,000 कट के इसमें आ गया, ठीक है, 2,000 कट के आ गया, तो जितना आपका अकाउंट से कट के आएगा उतना ही कंपनी के अकाउंट से इसमें आपके लिए ही जमा होगा, ठीक है, और सैलरी के अलावा। तो ये नीचे वाला जो है वो एम्प्लॉयर देगा, यानी कंपनी जमा करती है, और ऊपर वाला जो एम्प्लॉय के अकाउंट से एम्प्लॉय का पैसा होता है, वो नीचे वाले को एम्प्लॉयर जमा करता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इसमें आता है। ग्रेचुइटी बस प्रोविडेंट फंड जैसा होता है, प्रोविडेंट फंड कंपनी ज्वाइन करने के पहले दिन से मिलने लगेगा, मतलब पहले ही सैलरी से कटने लगेगा। ग्रेचुइटी जो है 5 साल तक नौकरी कर लोगे उसके बाद से काउंट होता है ये, बस, ठीक है। तो ये सारी बातें थी सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग सरप्लस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है उसमें क्या कहानी है सुनो। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर क्वेश्चन में दिया तो यार रख दो, नहीं दिया तो फिर 4 चीजें ढूंढनी है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, चारों को जोड़ के यहाँ लिख दो यहाँ पर। अब कोई जो भी चीज नहीं दी हो ना इसमें पूरे में, जो मतलब ये 3 दिया है, रॉयल्टी नहीं दिया तो 0 रॉयल्टी को, ये 100 दिया है मान लो, ये 30 दिया, ये 20 दिया, तो 150 लिख दो उसको, रॉयल्टी 0, सिंपल है, जो नहीं दिया वो 0, ठीक है। ये 3 चीजें तो सिंपल है। रेंट क्या होता है, कोई चीज जगह किराए पे दी उसके बदले जो पैसा आ रहा है वो रेंट इनकम है आपकी। इंटरेस्ट क्या है, किसी को पैसा ब्याज पे दिया, जो ब्याज लोन दे दिया तो ब्याज पे जो पैसा मिलेगा वो इंटरेस्ट है। रॉयल्टी क्या होता है, आपने कुछ क्रिएटिव वर्क किया, आर्टिस्टिक वर्क किया, कुछ भी ऐसी चीज की, किताब लिखी, तो आपने किताब लिखी, उस पर हर किताब के बिकने पे कुछ रुपए मिलेगा। एक किताब 100 रुपए की बिक रही है तो 20% यानी हर किताब का 20 रुपए आपको मिलेगा, तो वो रॉयल्टी है, समझ रहे हो। ये आपने कोई गाना बनाया तो गाने की जितनी सीडी बिकेंगी ना, हर सीडी के 20 रुपए आपको मिलेंगे, वो रॉयल्टी है। कोई आर्टिस्टिक वर्क, कुछ क्रिएटिव वर्क किया तो हर पर्टिकुलर पीस पे आपको जो इनकम होगी, ठीक है, वो रॉयल्टी होती है। प्रॉफिट क्या है, कंपनी जो पैसा कमाती है। अच्छा, प्रॉफिट में कंडीशंस है, प्रॉफिट अगर नहीं दिया तो इन 3 चीजों को जोड़ के प्रॉफिट बनाना है, इन 3 चीजों को जोड़ करके प्रॉफिट बनाना है। क्या क्या चीजें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, पहला, दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स और तीसरा डिविडेंड, 3 चीजें जोड़नी है। क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स या डिविडेंड, इन तीनों को जोड़ के प्रॉफिट बना दो, सिंपल सी चीज है।
अच्छा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के और भी नाम होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, कॉर्पोरेट सेविंग के नाम से भी जाना जाता है, तो बस इसको ध्यान रखना। कॉर्पोरेट टैक्स को बिजनेस टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखना। तो इन तीनों को जोड़ के प्रॉफिट की वैल्यू बना लो, ठीक है। प्रॉफिट की वैल्यू बना ली और इन चारों को जोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू बना लो। अब कहो सर इनमें से 3 में से 2 दिए तो 2 को जोड़ो, तीसरे को 0, सिंपल है। और आप कहो ये दोनों दिए सर, ये नहीं दिया तो उसको 0, और प्रॉफिट भी दिया तो इनको इग्नोर कर दो, सबको प्रॉफिट में जो वैल्यू दी है उसको जोड़ लो बाकी सबके साथ और यहाँ लिख दो। सिंपल सी चीज है। मतलब क्या है, प्रॉफिट जो है, ठीक है, वो भी दिया और इनमें से कुछ भी दिया है, समझना, ठीक है। तो प्रॉफिट को आप रखना है, बाकी सबको इग्नोर कर दो। क्वेश्चन आपको पता है ट्विस्ट कहां देगा, प्रॉफिट भी दे देगा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी लिख देगा, ये दोनों दे देगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे प्रॉफिट दोनों ऐड करके लिखोगे, ये गलती करते हैं बच्चे। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चंस चेक करता हूँ बच्चों की ये गलतियां होती हैं, ठीक है। तो है ना, जितने भी बैचेस अभी तक के हैं तो कॉमन चीज है वो, ठीक है। तो जहां गलतियां कर जाते स्टूडेंट वो पहले बता रहा हूँ। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस आपको दिया है, ऑपरेटिंग इनकम दिया, फिर ये सब दिए तो सब इग्नोर कर दो, ऑपरेटिंग सरप्लस जो दिया सीधा लिख दो। इधर सीओई दिया हुआ है और ये सब दिया तो सब इग्नोर करो, सीओई सीधा लिख दो, सिंपल है। यहां तक 2 स्टेप। तीसरा है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कमाई हुई इनकम, मतलब आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हो, आप तो क्या कर रहे हो, सिंपल चीज करते हो क्या, कि आपने खुद का कुछ, जैसे कोई फार्मर है, डॉक्टर है, बार्बर है या शॉपकीपर है, वो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद का छोटा मोटा काम करके जो पैसा कमा रहे हो वो मिक्स्ड इनकम होती है, तो उसको यहाँ पर रखना है, ठीक है, सिंपल है। इसकी वैल्यू सीधे मिक्स्ड इनकम के नाम से दी होगी या फिर यहाँ दिया होगा इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बस 2 ही नामों से ये होता है और इसको यहाँ रख के वैल्यू निकालनी है, खत्म, सिंपल है, ठीक है। तो आई होप ये आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद कुछ और कंडीशन है, थोड़ा सा देख लीजिए। नोट, फॉलोइंग आइटम आर नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। अच्छा, ये आई क्या होता है पता है आपको, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दैट इज कह जाते हैं उसको लोग, लेकिन फॉर एग्जाम्पल होता है इसका सही मायने, ठीक है। तो फॉलोइंग आइटम जो है अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो नेशनल इनकम के यानी इनकम मेथड के कैलकुलेशन में नहीं आएंगे, नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ सीओई, सीओई के कैलकुलेशन में या इनकम मेथड में नहीं आएंगे। कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एन इंजर्ड वर्कर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा था, इंजरी हो गई उसको, ठीक है, कंपनी ने क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी से, उसको पैसा मिला, तो वो पैसा उसके लिए इनकम नहीं है, वो सीओई में ऐड नहीं करोगे आप, उसकी इनकम नहीं है वो, ठीक है, वो तो उसको भुगतान हुआ है। कोई ओल्ड एज पेंशन, पेंशन आएगा, मैंने बताया था एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसेट्स में, लेकिन ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगा, कुछ नहीं करना, हाथ ही नहीं लगाना, क्वेश्चन में दिया है ना, पढ़े रहने दो, टच नहीं करना इन चीजों को, ठीक है। आगे एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, एम्प्लॉयर दिया है तो काम आएगा, लेकिन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, छोड़ दो जैसे पड़ा, कुछ नहीं लेना देना इससे, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ट्रेवलिंग अलाउंस, इफ ट्रेवलिंग अलाउंस इज नॉट अ रेगुलर फीचर ऑफ द जॉब, ठीक है, कभी कभी आप किसी कंपनी, कभी आपका काम ही घूमने फिरने का, तो कंपनी पैसा दे रही है तो ट्रेवलिंग अलाउंस आप काउंट करोगे, लेकिन एक आध बार कभी किसी काम से गए और कंपनी ने आपको पैसा दे दिया पूरी नौकरी में 10-15 साल की में, तो उसको भी टच नहीं करोगे, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना है, पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, पहला तो ये था, दूसरा ये ओल्ड एज पेंशन, तीसरा क्या है एम्प्लॉयर स्कीम, चौथा क्या है ट्रेवलिंग अलाउंस। अगर वो रेगुलर नहीं है तो, ठीक है, ये 4 चीजें सीओई के कैलकुलेशन में इनकम नहीं मानी जाएंगी, और ये पूरा था, तो ये इनकम मेथड है, ठीक है। इस तरह से इसको हमें सॉल्व मतलब पूरा देखना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। ये सारी बातें इसके अंदर थी, आगे हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। पहले इसको और 2-3 बार देखो, पूरा कॉपी में लिख लो सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है।